दूसरा बड़ा मुद्दा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉल्व करने की कोशिश करता है वो है अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट होते हैं हम फ्यूचर में क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं, क्या हमारा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन होगा, किस बेसिस पे हम एसेट को यूज़ करेंगे और किस बेसिस पे हमें फ्यूचर में कुछ लायबिलिटीज़ भी पे ऑफ करनी पड़ सकती हैं। बट आज हमें उनके बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उन फिगर्स का, उन एक्चुअल वैल्यूज़ का नहीं पता है कि ये फ्यूचर में क्या हो सकती हैं। तो एक बार के लिए तो मन करेगा कि जब एक्चुअल होंगी तभी कर लेंगे अकाउंटिंग, जब एक्चुअल में रियलिटी में पता लगेगा। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, उस मशीन के साथ एक ऑब्लिगेशन है कि जब भी आप इसको डिसमेंटल करेंगे, आप इस मशीन को 5 साल यूज़ कर सकते हैं, 10 साल यूज़ कर सकते हैं, बट इसके साथ एक प्रावधान है कि जब भी आप इसको डिसमेंटल करेंगे आपको डिसमेंटलिंग के खर्चे वहन करने पड़ेंगे। मशीन जब खरीदने गया तो पता लगा वो 6 लाख की है, 5 साल बाद इसे डिसमेंटल करना होगा। अब डिसमेंटलिंग का कितना खर्चा हो सकता है, आज हम कैसे बता सकते हैं कि 5 साल बाद क्या होगा। तो एक बार के लिए तो मन करेगा कि हम अपनी मशीन को 6 लाख की कीमत पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन होगी, जब होगी तब देखा जाएगा, तब कर लेंगे। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है ऐसा नहीं है। आपको यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना पड़ेगा कि अगर आप कोई मशीन खरीद रहे हैं उसके साथ एक मजबूरी में एक ऑब्लिगेशन भी अटैच्ड है कि आपको पैसा भी देना पड़ सकता है इन फ्यूचर। क्या हम इस बात को नज़रअंदाज कर दें और कहें कि जब होगा तब देखा जाएगा? तो अकाउंटिंग एस्टीमेट कहता है कि कुछ तो रिकॉर्ड करो, एस्टीमेट ही कर लो। हम कहते हैं एस्टीमेट तो एक्चुअल से थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, क्योंकि हम एस्टीमेट करेंगे भी तो मैंने अगर अंदाज़ा लगा भी लिया कि 5 साल के बाद 2 लाख रुपए खर्च होंगे, पर रियलिटी में हो सकता है 1,95,253 रुपये खर्च हों। क्या पहाड़ टूट पड़ेगा अगर मैं अपनी लायबिलिटी वाली साइड एक प्रोविज़न क्रिएट करता हूं जिसमें मैं एस्टीमेट में लिखता हूं कि अंदाज़ा है कि 2 लाख रुपए खर्चा आएगा आज से 5 साल बाद, और इन रियलिटी वो खर्चा जब हम एक्चुअल में करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा वो 1,95,253, मतलब कुछ भी एक ऐसा अमाउंट हो सकता है। रियलिटी वाला अमाउंट तो एग्जैक्ट 2 लाख को तो मेल नहीं खाएगा, ये तो पक्का है। हमने सोचा कि 2 लाख खर्च करेंगे, बट ये पक्का है कि 2 लाख को मेल नहीं खाएगा। अब बात आती है कि ये जो खर्चा होना है अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख का, ये 5 साल बाद होना है। तो आज मेरी बैलेंस शीट में कितना अमाउंट इंक्लूड करूं? तो उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट आ जाता है जो कहता है कि जो फ्यूचर में आप पेमेंट करेंगे 2 लाख के करीबन, उसकी आज कीमत क्या है। तो मार्केट में बोरोइंग रेट, हमारे इंक्रीमेंटल रेट या डिस्काउंट रेट यूज़ करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग करते हैं और पता लगता है कि आज के दिन अगर जो पैसा मुझे 5 साल बाद खर्च करना है उसकी आज कीमत है 1,25,000 रुपये। 6 लाख की मशीन खरीदी, उसके साथ एक लायबिलिटी शामिल है कि हमें 5 साल बाद 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आज कितनी कीमत पे मैं उस एसेट को रिकॉर्ड करूं, ये हमें एस्टीमेट गाइड करता है कि आप प्रोविजन को एस्टीमेट कर लो कि अंदाजन 2 लाख रुपए खर्च होंगे, उसकी आज कीमत 1,25,000 है। तो हम एसेट की कीमत में इस 1,25,000 को जोड़ेंगे, क्योंकि 6 लाख तो हमने कैश दे दिए, 1,25,000 खर्च होंगे 5 साल बाद, पर जो 5 साल बाद अमाउंट खर्च होगा वो होगा 2 लाख, उसकी आज कीमत है 1,25,000। इसीलिए हम अपनी एसेट साइड बैलेंस शीट में 7,25,000 का एसेट रिकॉर्ड करेंगे और लायबिलिटी वाली साइड 1,25,000 का प्रोविजन क्रिएट करेंगे और जिसको बोलेंगे कि हमने ये एस्टीमेट किया है। क्या एस्टीमेट का इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं कि मुझे नहीं पता कि क्या खर्च होगा, तो जब होगा जब देखा जाएगा, तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये कभी नहीं पता चलेगा कि जो मशीन की असली कीमत थी वो 7,25,000 थी, और ये भी नहीं पता चलेगा कि इनके सिर पे 2 लाख की लायबिलिटी मंडरा रही है जो 5 साल बाद इनको खर्च करनी पड़ेगी। वो अंदाजन 2 लाख से थोड़ा सा अमाउंट ऊपर भी हो सकता है, 2,07,000 खर्च हो सकते हैं, 1,95,000 खर्च हो सकते हैं, बट उस बात से किसी भी यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाज़ा है कि इसके आसपास खर्च हो सकता है। एग्जैक्ट अमाउंट उन्हें भी नहीं पता, बट हमने उनको आगाह किया कि इसके आसपास कुछ खर्चा हो सकता है, इसके लिए थोड़ी तैयारी कर लें।
तो वो इतना गुस्सा नहीं होंगे जितना गुस्सा तब होंगे अगर हमने कुछ भी उन्हें नहीं बताया, उन्हें हमने बिल्कुल भी इस बारे में जानकारी नहीं दी और एकदम से कहा कि 2 लाख खर्च हो गए। तो उनके दिमाग में ये आएगा कि ये कंपनी ने बेहतर प्रेजेंटेशन नहीं किया। ये चाहते तो हमें बता सकते थे कि 2 लाख का खर्चा आएगा, क्योंकि इसके बेसिस में मेरे सारे रेशियोज़ अलग थलग पड़ गए। मैंने जो डेट इक्विटी रेशियो मैंने जानने की कोशिश की थी वो मेरा सही नहीं हुआ, मेरी जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो सही नहीं हुई। ये चाहते तो बता सकते थे। ऐसे ही जब मैं कोई एसेट कंज्यूम करने जा रहा हूं, अब एक ख्याल दिमाग में आता है कि इस एसेट को जब खरीदा तो क्या उसी साल एक्सपेंसेस में दिखा दूं। 5 साल एसेट यूज होना है तो पहला साल जोर से चिल्लाया कि ये जाती मेरे साथ मत करो। आप अगर सारा का सारा पैसा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इस साल चार्ज करेंगे और जब अगले साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा और पांचवा खुश हो रहे होंगे कि हमने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर 5 सालों को इसका बेनिफिट होने वाला है तो क्यों ना इस कॉस्ट को स्प्रेड किया जाए। तो हम कहते हैं हमें पता नहीं है ना कितना यूज़ करेंगे, हम इक्वली यूज़ करेंगे। हमें ये भी नहीं पता है कि हम इसको इक्वली यूज़ करने वाले हैं इस एसेट को। हमें ये भी नहीं पता है कि हम साल के शुरुआत में ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे जैसे साल बीतेंगे तब हम इसका यूज़ कम करेंगे। पर इसमें एक बात ये भी आ जाती है कि जैसे भी एसेट पुराना होगा उसके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ जाएंगे, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो एक तरफ तो ये कहता है कि जब खर्च होगा तब देख लेंगे ना, हर साल इसको रीमेजर करके देख लेंगे कितने की मशीन बची है, कितने की रिकवरी कर ली है। क्या आपके पास इतना समय होगा ये जानने के लिए कि उसकी कीमत क्या है? क्योंकि आप बेचना चाहते नहीं है तो उसकी बार बार कीमत को जा के पता करेंगे तो वो भी तरीका ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने एसेट खरीदा यूज़ करने के लिए। अब बार बार उसकी कीमत को बेचने के हिसाब से देखेंगे तो आपको सही मायने में नहीं पता चलेगा कि उस एसेट से कितना फ़ायदा हो रहा है। दूसरा तर्क कहता है क्यों ना एस्टीमेट कर लें। तो ये बात थोड़ी सी जची हमें कि अंदाज़ा लगा लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। 5 साल को अगर एक्सपेंसेस जो स्प्रेड होंगे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं पहले ही साल में सारे के सारे अमाउंट को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देता हूँ तो आने वाले सालों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देंगे क्योंकि उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा और पहले साल का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। तो हम मदद लेते हैं एस्टीमेट की, जो उस दिन की स्टेटस के बेसिस पे हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले समय में क्या पैटर्न ऑफ कंजम्पशन मेरे एसेट का होगा। उसके बेसिस पे मैं एस्टीमेट चूज़ करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं इस एसेट को इक्वली यूज़ करूँगा तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड का पैटर्न डिसाइड करता हूँ और स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं साल के शुरुआती दिनों में एसेट की जो लाइफ को यूज़ करूँगा, पहले साल दूसरे साल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगा और तीसरे चौथे साल उसका यूज़ कम हो जाएगा और बाद में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्चे भी बढ़ जाएंगे, तब ये फैसला लेते हैं कि अगर इस कॉस्ट को इक्वली स्प्रेड करना है ताकि किसी भी साल के साथ जाती ना हो, तो हम डिसाइड करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड भी इसको बोलते हैं। हम एक ऐसा एसेट लेके आ गए हैं जो सालों पर उसका यूज निर्भर नहीं करता है। जैसे हमने एक एयरक्राफ्ट का इंजन लिया, एयरक्राफ्ट का इंजन 50,000 घंटे चलेगा। हमारी कंपनी ने पहले ही साल 20,000 घंटे चला दिए उस इंजन के, दूसरे साल 25,000 घंटे चला दिए और तीसरे साल जो बचे थे 5,000 घंटे वो भी चला के एसेट को ख़त्म कर दिया और फिर नया इंजन लाना पड़ा। अब इस इंजन की अकाउंटिंग अगर मैं स्ट्रेट लाइन बेसिस या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कर देता तो चौथा और पांचवा साल कहता कि यार ये आपने क्या किया, मुझे तो इंजन के एक भी घंटे का फ़ायदा नहीं हुआ। आपने वो इंजन पहले ही 3 साल में यूज़ कर लिया, उसके घंटे तो पूरे यूज़ कर लिए थे और बाद में उसको बेच भी दिया, तो क्यों आपने मेरे लिए ये डिप्रिसिएशन छोड़ी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि एसेट की डिप्रिसिएशन लग गई है तो वो एसेट हमारी बैलेंस शीट से बाहर हो जाता है। अब आप मुझे बताइएगा कि अगर कोई ऐसा एसेट है जो फुली डिप्रिशिएटेड है, क्या उसे बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? क्या कहना है आपका? आपने कोई
मशीन खरीदी थी जिसकी कीमत 6 लाख थी और 5 साल यूज़ करना था, पर अभी भी आप मशीन को यूज़ करे जा रहे हैं, अभी भी वो गुड्स प्रोड्यूस करने में मदद कर रही है, तो क्या उसे बैलेंस शीट से हटा दें? P&L में कोई भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं जा रहा है, बैलेंस शीट में वो फुली डेप्रिशिएटेड है। और जब फिगर सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 6 लाख की खरीदी थी, 6 लाख फुली रिकवर कर ली है, तो कीमत नील दिखाई देती है बैलेंस शीट में। क्या इसे बैलेंस शीट से हटा दें? फुली डेप्रिशिएटेड एसेट्स को कैसे काउंटिंग करें? इसमें एक बात ये भी आ सकती है कि जो हमने अंदाजा लिया था, जो एस्टिमेट किया था, वो हमारा गलत हो गया कहीं। इसलिए प्रावधान है कि हर साल अपने एस्टिमेट्स को रिविजिट करें, रिवाइज करें, और कुछ भी ऊपर नीचे है तो उसकी अकाउंटिंग हर साल कर दें, ताकि हम ऐसी सिचुएशन में ना पहुंचे कि पूरा एसेट डेप्रिशिएट हो गया और हम अभी भी उसे यूज करे जा रहे हैं। इसीलिए एस्टिमेट्स कहते हैं कि हर साल जाके रिविजिट करो, रिवाइज करो, कहीं आप धोखा तो नहीं दे रहे हो दूसरे तीसरे चौथे साल को, उनके साथ बेचारों के साथ धोखा ना हो जाए। इसलिए रिवाइज कर लो, रीएस्टिमेट कर लो, क्योंकि अंदाजा ही तो है, एक्चुअल तो नहीं पता ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अगर हम स्क्रैप में भी बेचेंगे इस 6 लाख के एसेट को तो 1 लाख का तो बिक ही जाएगा। तो ये जो 5 साल है, ये गुहार करते हैं कि जब 1 लाख रुपए 5वें साल को मिल ही जाएंगे तो हम पे थोड़ी दया दृष्टि रखना, हमें वो चार्ज मत देना जो आपको मिलने वाला है। तो हम अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट में से उस रेजिडुअल अमाउंट को माइनस कर देते हैं। 6 लाख के हिस्टोरिकल कॉस्ट में से 1 लाख की रेजिडुअल वैल्यू जो स्क्रैप में भी हमें मिलेगा, उम्मीद है, हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि हम 5 लाख की रिकवरी कर लें। और फिर हम पैटर्न ऑफ कंजम्पशन डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। वो मदद करता है हमारा एस्टीमेट। और चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? अब चेंज इन एस्टीमेट क्या, एक अंदाजा था जो गलत हो गया, अगर हम उसे बदलाव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें नई इन्फॉर्मेशन मिल गई है, नई जानकारी मिल गई है, जिसकी वजह से हमारे अंदाजे में, एस्टीमेट में बदलाव आया है, तो क्या करें? क्या पीछे के सालों की सारी अकाउंटिंग बदल दें कि हमारा अंदाजा गलत हो गया? तो हाथ जोड़ के विनती है, इसको एरर ना समझे, ये एरर नहीं है। चेंज इन एस्टीमेट एरर नहीं है। इसे प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे कि हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, जितनी कीमत बची है जो हमने रिकवर करनी है वो आज और कल हम स्प्रेड कर देते हैं, आज की अकाउंटिंग ठीक कर लेते हैं और फ्यूचर की अकाउंटिंग में नए तरीके से बदलाव ले आएंगे। नया तरीका क्या हो सकता है कि हमने अकाउंटिंग शुरू कर दी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, बाद में समझ में आया कि अरे ये तो इक्वली यूज कर रहे हैं, एसेट में जान बची हुई है तो इक्वली यूज हो रहा है, तो हम तीसरे साल ये फैसला ले सकते हैं कि जो भी अब कीमत बची है उसे हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे स्प्रेड करेंगे और हम अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। ये पहले हमारे यहाँ चेंज इन मेजरमेंट बेसिस माना जाता था, बट अब जब से इंड एस लागू हुआ है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एस्टीमेट की महत्ता।